त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया और आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत क्या है, किसने दिया और किस प्रकार से बाजार में ब्याज दर का निर्धारण होता है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत। तो ब्याज का जो तरलता पसंदगी सिद्धांत है, इसमें यह बताया गया है कि ब्याज किसे कहते हैं और ब्याज दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो ब्याज का जो तरलता पसंदगी सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो विकास किया या जो प्रतिपादन किया वह जे.एम. कीन्स के द्वारा किया गया। जे.एम. कीन्स ने 1936 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उसने ब्याज निर्धारण का अलग ही सिद्धांत नए ढंग से प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्याज दर का निर्धारण वहां पर होता है जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है। वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है, जिसे संतुलित ब्याज की दर भी कहते हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी परिभाषित किया कि ब्याज किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ब्याज है वह द्रव्य के परित्याग का पुरस्कार है। द्रव्य का अर्थ होता है धन, ठीक है। जो धन हमारे पास होता है वही क्या होता है, द्रव्य कहलाता है, जिसको हम रुपये, पैसे या डॉलर या अन्य देशों की मुद्राओं के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे ही द्रव्य कहते हैं। यही बातें मेरे यहाँ पे लिखी हुई बोर्ड पे कि ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत जो कि किसके द्वारा दिया गया, जे.एम. कीन्स के द्वारा दिया गया। और जे.एम. कीन्स की एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई 1936 में, जिसके बाद क्या हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र का विकास हुआ और जे.एम. कीन्स ने अपने जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो इसी पुस्तक में दिए हुए हैं या लिखे हुए हैं, जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसमें उन्होंने क्या कहा कि ब्याज किसे कहते हैं, अर्थात ब्याज की परिभाषा उन्होंने कहा कि ब्याज क्या है, द्रव्य के परित्याग का पुरस्कार है। जब हम क्या करते हैं कि किसी को धन दे देते हैं उधार, तो हम व्यक्ति को धन उधार कब देते हैं कि जब उसके बदले वो कुछ हमें अतिरिक्त धन देगा। तो जो अतिरिक्त धन देगा, ठीक है, वही ब्याज कहलाता है। तो जब हम किसी को उधार देते हैं तो जितने समय के लिए देते हैं तो उतने समय के लिए हमें अपने धन का क्या करना पड़ता है, परित्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और उसी त्याग के बदले जो अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है उसे ही कहते हैं ब्याज, या उसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। तो इस प्रकार से कीन्स ने क्या कहा, ब्याज द्रव्य के परित्याग का पुरस्कार है। इसी में आगे देखिए कि संतुलित ब्याज की दर कहां पर निर्धारित होगी, वो वहां पर निर्धारित होगी कि जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है R इज इक्वल टू डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। इसी में देखिए आगे उन्होंने कहा कि ब्याज एक मौद्रिक घटना है। तो इस प्रकार से यह संक्षिप्त रूप में ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत का परिचय हुआ। अब आगे कीन्स ने क्या कहा कि जो ब्याज होता है उसका जो निर्धारण होता है वो दो घटक करते हैं, अर्थात ब्याज को निर्धारित करने वाले जो घटक हैं वह दो हैं। जो पहला घटक है वह है मुद्रा की मांग और दूसरा जो घटक है वह है मुद्रा की पूर्ति। तो इस प्रकार से कीन्स के अनुसार ब्याज की दर जो निर्धारित होती है उसको निर्धारित करने वाले कितने घटक हैं, दो घटक हैं। पहला घटक है मुद्रा की मांग और दूसरा घटक है मुद्रा की पूर्ति। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि मुद्रा की मांग किसे कहते हैं और मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, और उसको रेखा चित्र पर भी देखेंगे। और जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुद्रा की पूर्ति किसे कहते हैं और उसका रेखा चित्र कैसे बनता है और किस प्रकार से मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा कीन्स के ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण होता है। साथ में ये भी बताएंगे कि आगे चलकर अन्य अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से इस सिद्धांत की, अर्थात ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत की आलोचना की है।
तो कीन्स का जो ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत है, उसका जो निर्धारित करने वाला पहला घटक है वो है मुद्रा की मांग। तो यहाँ पर मुद्रा की मांग से जो उसका अर्थ है वो है मुद्रा को नकद रूप में रखना, जिसके लिए उसने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है तरलता पसंदगी। अर्थात जो मुद्रा हम या आप नगद रूप में अपने पास रखते हैं उसके लिए उसने कहा तरलता पसंदगी। तो मुद्रा की मांग का क्या अर्थ बताया उसने? मुद्रा को नगद रूप में रखना। ठीक है, जैसे मेरे जेब में इस समय 50 रुपए का नोट है, तो इस प्रकार से ये हो गया तरलता पसंदगी। ठीक है, इसे कहेंगे तरलता पसंदगी। सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में जो मुद्रा किसी व्यक्ति के पास नगद रूप में उसके पास उपलब्ध है उसे ही कहते हैं तरलता पसंदगी। व्यक्ति मुद्रा को नकद रूप में क्यों रखना चाहता है, इसके लिए कीन्स ने 3 कारण बताए हैं कि व्यक्ति 3 उद्देश्यों को लेकर मुद्रा को नकद रूप में अपने पास रखता है। पहला उसने बताया सौदा उद्देश्य, या उसे कहते हैं दैनिक लेन देन उद्देश्य। दूसरा उसने बताया दूरदर्शिता का उद्देश्य, और तीसरा बताया उसने सट्टा उद्देश्य। तो इस प्रकार से कीन्स ने 3 उद्देश्य बताए कि व्यक्ति अपने पास नगद रूप में मुद्रा इसलिए रखता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, सौदा उद्देश्य या दैनिक लेन देन उद्देश्य क्या होता है। तो दैनिक लेन देन उद्देश्य में उसने कहा कि जो हर व्यक्ति होता है, हर आदमी होता है, उसको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारी दैनिक आवश्यकता की चीजें खरीदनी पड़ती हैं। सब्जी लेनी पड़ती है, आटा चावल लेना पड़ता है, इधर से उधर कहीं जाना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति को नगद रूप में अपने पास मुद्रा रखनी पड़ती है। एक तो ये हो गया सामान्य व्यक्तियों के संदर्भ में। दूसरा व्यक्ति आता है व्यापारी। व्यापारी जो होता है, बिजनेसमैन होता है, उसको हर समय नकद मुद्रा की जरूरत पड़ती है। यदि उसे कोई कच्चा माल मंगाना है, ठीक है, ये कोई नई मशीन मंगानी है, तो उसे तत्काल क्या चाहिए? नकद रूप में मुद्रा चाहिए। यदि उसको किसी का भुगतान करना है तो उसको नकद रूप में क्या चाहिए? करेंसी चाहिए। तो इसलिए दैनिक उद्देश्य के लिए व्यक्ति या बिजनेसमैन जो होता है वह नकद मुद्रा की मांग करता है, या नकद रूप में मुद्रा अपने पास हर समय रखता है। ठीक है, कि जैसे आप भी रखते हैं और हम भी रखते हैं। दूसरा जो उसने उद्देश्य बताया वो बताया दूरदर्शिता का उद्देश्य। दूरदर्शिता का उद्देश्य का अर्थ है कि अभी आवश्यकता नहीं है व्यक्ति को मुद्रा की या धन की, तो आने वाले समय में व्यक्ति क्या होता है, आशंका से घिरा रहता है कि भविष्य में कोई भी चुनौती आ सकती है कि जिसके लिए मुझे मुद्रा नकद रूप में अपने पास रखनी चाहिए। जैसे कि व्यक्ति अचानक बीमार हो गया, ठीक है, अचानक हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया, या आने वाले समय में उसको क्या करनी है, अपने बच्चों की शादी करनी है, ठीक है, या उसको अपने घर में भागवत कथा करानी है। ओके, इसी प्रकार से उसको क्या करना है, मरने पर भी कई रस्में हो जाती हैं, उनको करना है, या भविष्य में उसको मकान बनाना है। तो इस प्रकार के तमाम बहुत सारे कारण उसने बताए कि जिस लिए व्यक्ति भविष्य के लिए धन बचा के रखता है। जैसे मैंने कहा कि किसी को पता नहीं होता है कि भविष्य में मुझे बीमार होना है और हार्ट की बीमारी लग गई, तो तब क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए, मतलब धन चाहिए अपने पास नकद रूप में, तो व्यक्ति इसलिए उसको भी रखता है। ओके, यदि भविष्य में हो सकता है कि व्यक्ति आटा कट्टा है, ठीक ठाक है वर्तमान में, और भविष्य में अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय ट्रीटमेंट करने के लिए क्या चाहिए? नकद रूप में मुद्रा चाहिए। भविष्य में क्या करना है कि शादी करनी है, आप जानते हैं कि वर्तमान में शादी में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इसी प्रकार से कि किसी को मुंडन करना है, या इसी प्रकार से आप जानते हैं कि डेथ पे भी इंडिया के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कार्यक्रम कराए जाते हैं जिसमें लोगों को खाना खाया जाता है। इसी प्रकार से विश्व के अंदर भी ऐसे किए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, जीने से लेकर और मरने तक, ठीक है, व्यक्ति को हर समय क्या पड़ती है? धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें उसने क्या कहा कि दूरदर्शिता का उद्देश्य, अर्थात अभी तो उसको जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में यदि कोई चुनौती आती है, जो मैंने आपको बताया, तो उसके लिए उसको मुद्रा को हर समय अपने पास रखना पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार से ये जो पहला उद्देश्य है, सौदा उद्देश्य या दैनिक लेन देन का उद्देश्य, और दूसरा जो है दूरदर्शिता का उद्देश्य, ये उसने कहा कि यह व्यक्ति के आय पर निर्भर करता है। व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है ये दो चीजें, कि व्यक्ति के पास आय ज्यादा होगी
ठीक है, यदि ज्यादा धनी होगा तो उसके पास इन दोनों के लिए क्या होगा, मुद्रा ज्यादा नगद रूप में रहेगी। और यदि वह क्या है, कमजोर है आर्थिक रूप से, तो उसके पास मुद्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। अब एक व्यक्ति है बहुत गरीब है, जिसको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल पा रही है, तो उसके पास क्या होगा, सौदा उद्देश्य के लिए या दैनिक लेन देन के उद्देश्य के लिए तो पैसा होगा, लेकिन दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए पैसा नहीं होगा। तो इस प्रकार से सौदा उद्देश्य और दूरदर्शिता का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा होना है धन से, जिसके लिए व्यक्ति अपने पास मुद्रा हर समय रखना चाहता है, अपने जेब में पैसे चाहता है, घर में चाहता है। लेकिन ये दोनों चीजें इसके लिए डिपेंड करता है व्यक्ति की आय पर। आय ज्यादा होगी तो ठीक है, पैसा ज्यादा रखेगा इन दोनों के लिए, और पैसा नहीं होगा या कम होगा तो कम रखेगा। अगला देखिए, तीसरा जो उद्देश्य उसने बताया उसे कहते हैं सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य जो होता है कि व्यक्ति भविष्य में आने वाले बाजार के अनुसार, अर्थात बाजार में क्या होती हैं, गतिविधियां होती रहती हैं, आर्थिक गतिविधियां, जिनसे व्यक्ति क्या चाहता है, लाभ कमाना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है। यहाँ पे किन्स ने क्या कहा कि व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के लिए भी अपने पास नकद रूप में मुद्रा रखता है। ठीक है, तो जो सट्टा उद्देश्य है, आप कैसे लाभ कमाएगा सट्टा उद्देश्य से, कि जैसे बॉन्ड हैं, डिवेंचर हैं, इनकी ब्याज दरों में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। यदि आदमी को लगता है कि भविष्य में ब्याज की दर बढ़ेगी, ब्याज की दर बढ़ेगी, तो इसलिए अपने पास पैसा रखेगा। और जैसे उसको लगा कि वर्तमान ब्याज की दर 2% है और ब्याज की दर बढ़कर 10% हो गई, तो अपना पैसा कहां लगाएगा, बॉन्ड में लगाएगा, डिवेंचर में लगाएगा, या बैंक ने ही ब्याज की दर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो वहीं क्या कर देगा, पैसा रख देगा। तो इस प्रकार से वह लाभ कमाने के लिए भी पैसा क्या करता है, अपने पास रखता है। तो जो सट्टा उद्देश्य है, ठीक है, सट्टा उद्देश्य और ब्याज की दर में विलोम संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। यदि ब्याज दर घटती है तो सट्टे के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है, और यदि ब्याज दर बढ़ती है तो सट्टे के लिए मुद्रा की मांग घटती है। क्योंकि यदि ब्याज की दर कम होगी तो जो उधार लेने वाला है वो ज्यादा लेगा, लेकिन जब क्या होगा, ब्याज की दर ज्यादा होगी, अर्थात उधार लेना महंगा होगा, तो वह मुद्रा की मांग क्या करेगा, कम करेगा। तो यहां पर देखिए, जानने वाली बात क्या है ज्यादा जरूरी, कि जैसे मैंने ये वाला और ये वाला बताया कि ये दोनों चीजें या दो उद्देश्य आय पर निर्भर करते हैं व्यक्ति की। ठीक है, और सट्टा जो उद्देश्य है वह निर्भर करता है ब्याज की दर पर। ठीक है, ब्याज की दर पर सट्टा उद्देश्य निर्भर करता है, क्योंकि सट्टा उद्देश्य का जो सीधा लेना देना है वह ब्याज से है। क्योंकि व्यक्ति क्या चाहता है कि सट्टा उद्देश्य के द्वारा लाभ कमाना चाहता है। क्या कमाना चाहता है, लाभ, अर्थात अपना धन उधार देकर लाभ कमाना चाहता है। तो यदि उसको लगता है कि मेरे पास पैसे हैं, ओके, इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के बाद यदि उसके पास पैसा बचता है, तभी जाके वो सट्टा खेल सकता है। पता चला कि इन दोनों उद्देश्यों को तो पूरा ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर ऐसे हैं कि जो कि अपने दैनिक लेन देन के उद्देश्य को ही पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से वो दूरदर्शिता और सट्टा तो बहुत दूर की बात हुई। तो सट्टे में पैसा कौन लगा सकता है, एक धनी व्यक्ति लगा सकता है कि जो इन दो आवश्यकताओं को पूरा कर दे और उसके पास धन और बचे, तभी जाके वो सट्टा लगा सकता है। तो कुल मिलाकर सट्टा उद्देश्य में व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है, वो भी ब्याज दरों में अनिश्चितता के कारण। यदि ब्याज दर ज्यादा बढ़ गई तो व्यक्ति क्या करेगा, उधार ज्यादा देगा। ठीक है, जिससे उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, अतिरिक्त धन मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से किन्स ने क्या कहा कि मुद्रा की जो मांग है उसका अर्थ है मुद्रा को नगद रूप में रखना। उसके लिए उसने जिस शब्द का प्रयोग किया उसे कहते हैं तरलता पसंदगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि तरलता पसंदगी का अर्थ नहीं समझते हैं कि तरलता पसंदगी क्या होता है। तरलता पसंदगी क्या होता है, सीधे अर्थों में क्या होता है कि मुद्रा को नगद रूप में रखना, कि जो मुद्रा आपके पास है वही तरलता पसंदगी है। अब देखिए, इन तीन चीजों को जानने के बाद अब यहां पे हम जानेंगे कि ये इनको हम शॉर्ट रूप में किस प्रकार से लिख लेते हैं। यदि हम पूरी बात कर लें कि मुद्रा की मांग की, तो मुद्रा की जो मांग है उसको शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, कुल मांग को एल के द्वारा दर्शा सकते हैं।
ठीक है। L फॉर होता है लिक्विडिटी या जिसे कहते हैं तरलता। उसके बाद L1 का अर्थ है सौदा उद्देश्य, लेन देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, और दूसरा है दूरदर्शिता का उद्देश्य। इन दो उद्देश्यों के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है उसे कहते हैं L1। ओके, और दूसरा प्लस करेंगे, सट्टा उद्देश्य को लिखेंगे L2, अर्थात इसके लिए जो मुद्रा की मांग होगी उसे L2 के रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L, अर्थात एक कुल मुद्रा की मांग को दर्शा रहा है। ओके, ये दो चीजें किसमें आई? L1 में। ये इसलिए आई L1 में क्योंकि सौदा उद्देश्य या दैनिक लेन देन के उद्देश्य और दूरदर्शिता का जो उद्देश्य है, इसमें नगद मुद्रा की मांग जो होती है वो व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है, और सट्टा उद्देश्य के लिए L2 रखा, ये ब्याज की दर से क्या होती है? प्रभावित होती है, और ये दो चीजें ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती हैं। अब मुद्रा की मांग को एक डायग्राम या रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसका रेखा चित्र कैसे बनेगा। तो रेखा चित्र बनाने के लिए हमें 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे O और यहाँ पे y, और इस पे आ जाएगा डिमांड ऑफ मनी, और इस पे लिख देंगे ब्याज की दर। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से ड्रॉ करनी है, और उसके बाद इसको एकदम से इसी के पैरेलल क्या कर देना, खींच देना है, और इस पे लिखना है LP। LP का अर्थ होता है लिक्विडिटी ऑफ प्रेफरेंस, जिसे मुद्रा की मांग कहते हैं, या इसको तरलता पसंदगी भी कहते हैं। अब इस लाइन को देखिए, इस कर्व को देखिए, ये कर्व क्या बता रहा है, क्योंकि ये हो यहाँ पर मुद्रा की मांग और ब्याज दर के संबंध को दर्शा रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे क्या हो रही है कि ब्याज की दर नीचे गिर रही है, तो इधर की तरफ मुद्रा की मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है। ओके, लेकिन यहाँ पर किन्स ने कहा कि ब्याज दर गिरते 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 एक न्यूनतम सीमा ऐसी आएगी कि जहां पर व्यक्ति क्या करेगा? उधार नहीं देगा। उधार देने में उसको लगेगा कि मुझे हानि हो रही है, मुझे लॉस हो रहा है, तो उधार नहीं देगा, और जितनी मुद्रा उसके पास है वो क्या करेगा? अपने पास रख लेगा। तो कहां पे वो स्थिति आती है? वो स्थिति है यहां से, ठीक है, यहां से लेकर G और H, ठीक है, यहां तक तो क्या करेगा? मुद्रा को उधार दे लेगा। लेकिन इसके बाद जहां पर ये रेखा एकदम से पैरेलल हो जा रही है, इससे ऊपर तो देगा, लेकिन जैसे ही ये रेखा पैरेलल हो जाएगी, अर्थात यहां पर ब्याज की दर है न्यूनतम, ठीक है, सबसे कम, तो यहां पर व्यक्ति क्या करेगा? अब उधार नहीं देगा। उधार देना क्या कर देगा? बंद कर देगा। उसको लॉस हो रहा है, उसको लग रहा है कि यदि इतनी कम ब्याज की दर पर मैं किसी को उधार दूंगा तो क्यों दूंगा, इसे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए व्यक्ति ऐसी स्थिति में किन्स के अनुसार अपने पास सारी की सारी मुद्रा को नगद रूप में रख लेगा। अब यहां पे देखिए, H से लेकर और यहां तक की जो स्थिति दर्शा रहा है, इसे कहते हैं तरलता पास, ठीक है, इसे तरलता पास कहते हैं, या इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, या इसी को तरलता जाल भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो पड़ी वाली रेखा है इस के एकदम से सीध में, ठीक है, क्योंकि यह ब्याज की न्यूनतम दर है। तो तरलता पास किसे कहते हैं, या तरलता जाल किसे कहते हैं, या लिक्विडिटी ट्रैप किसे कहते हैं, कि ब्याज की वह न्यूनतम दर जिस पर व्यक्ति मुद्रा को उधार देने के बजाय अपने पास नगद रूप में रख लेता है, तो उसे ही कहते हैं तरलता पास, तरलता जाल या लिक्विडिटी ट्रैप। ओके, अब यहां पे देखिए कि ब्याज दर किस प्रकार से गिर रही है। हमने एक बिंदु को यहां पे लिया और इस प्रकार से यहां पे मानावाद ब्याज की दर क्या है, R1 है। ओके, यहां पे देखिए सामान्य भाषा में समझने के लिए, तो ब्याज की दर जब ORN है, इसको छोड़ दीजिए आप, अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए कि ON है मांग, जब है ब्याज की दर, ब्याज की दर हुई नीचे गिर गई R2, तो जवाब में क्या हुआ, N1 क्या हुई, मुद्रा की मांग इतनी बढ़ गई। क्यों बढ़ी, ये इसलिए बढ़ी क्योंकि ब्याज दर घटी। ओके, लेकिन इसके बाद देखिए यहां पर
ब्याज की दर को कीन्स ने कहा कि न्यूनतम ब्याज की दर, इसके ब्याज व्यक्ति उधार नहीं देगा और सारी की सारी मुद्रा को अपने पास रख लेगा क्योंकि उसको लॉस हो रहा है। इसलिए यहां से लेकर यहां तक की जो स्थिति है उसे कहते हैं तरलता पास या तरलता जाल।